गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा टॉपिक इथाइल ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमो इथेन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसके जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं यानी एथिल ब्रोमाइड को बनाने की जो विधियाँ होती हैं निर्माण की, वो हमने पढ़ ली थी तथा उसकी जो भौतिक गुण थे यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये हमने कंप्लीट कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने लास्ट में बताया था कि हमें 5 तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी 5 तरह की रासायनिक गुणधर्म इसमें पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। दूसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिन्हें निराकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स यानी धातु के साथ अभिक्रिया। चौथा है रिडक्शन यानी कि अपचयन। और पांचवा है अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं, अदर रिएक्शंस। इनमें हमारा फोकस जो था वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। अगर अभी भी किसी को डाउट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका एक टॉपिक था, जब आपने हेलो एल्केन्स में जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टार्ट करी थी, तो C और X कार्बन और जो हेलोजन है उसके बीच की बॉन्ड की प्रकृति। अब होता क्या, जो हमारे हेलोजन होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों जो होते हैं इनका नेचर होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि ये उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं। अब उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व क्या करते हैं, यानी कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो करते क्या हैं कि ये जिस भी एटम या परमाणु के साथ बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ये उसमें से बंध में साझा किए गए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं वो बॉन्ड बनाते समय जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। हिंदी में जिन्हें कहते हैं कि जितने भी विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं वे बंध बनाते समय साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कार्बन है और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बनेगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3Cl का। 3 जगह पर हाइड्रोजन जोड़ दिया हमने, एक तरफ क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये बंध कैसे बना होगा कि कार्बन के बाहतम कोश में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से 3 ने तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से ज़्यादा है, तो क्लोरीन क्या करेगा, बंध में जो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे कार्बन और क्लोरीन के, तो क्लोरीन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, साथ में क्लोरीन क्या करता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित कर लेता है। वैसे क्या होना चाहिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रहना चाहिए, बट क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है कार्बन से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को, इन साझा किए हुए इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, जिस वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव यानी कि ऋण आवेश आ जाता है तथा कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसे आंशिक रूप से धन आवेश तथा आंशिक रूप से ऋण आवेश कहा जाता है। तो अब हमें क्या कराना है, हमें सीखना है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन किसका होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि कार्बन से जुड़े हुए जो ग्रुप हैं आपके, चाहे वो क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, ये जो ग्रुप होते हैं इनको हटा करके किसी और को लाना। अब कार्बन के पास जब क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, आंशिक रूप से धन आवेश है। तो इस पर अब जो आक्रमण करेगा, जो अटैक करेगा, आकर के एटम अटैक करेगा, वो कैसा होना चाहिए, वो एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा हो। और ऐसे जितने भी ग्रुप होते हैं आपके जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, वो जाकर कहाँ अटैक करते हैं, वो ऐसी जगह अटैक करते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो। और आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन कम कहाँ होते हैं या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो किसी भी एटम में न्यूक्लियस में, किसी भी एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्या होता है, सबसे ज़्यादा धन आवेश उपस्थित होता है। इसीलिए यहाँ पर कार्बन के पास भी क्या है, वही धन आवेश आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गए। तो अब कार्बन पर अटैक करने वाला जो परमाणु होगा, कार्बन पर अटैक करने वाला जो एटम होगा, वो क्या होना चाहिए, वो एक नाभिक स्नेही होना चाहिए, यानी कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, न्यूक्लियस लवर होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा गया कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, यानी कि जितने भी आपके कार्बन से जब हेलोजन ग्रुप जुड़ जाता है तो उन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तथा वे फिर
केवल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देने के लिए सक्षम हो जाते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए वो प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आई होप कि न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल ऐसे परमाणु या ऐसे अणुओं को कहा जाता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। न्यूक्लियोफाइल आर दोज atoms or group of atoms which have higher number of electrons, and that's why they attack on that place where there is deficiency of electron। और जितने भी नाभिक स्नेही होते हैं आपके, वे ऐसी जगह पर जाकर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। जैसे कि यहाँ पर कार्बन पे क्या इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए जो आपका कार्बन है वो क्या देगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिए, एंड उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हैं हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो सबसे पहला टाइप है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसमें पहली रिएक्शन हमें पढ़नी है रिएक्शन विद एक्वस एल्कली सॉल्यूशन। तो हमें हमारे जो ब्रोमो इथेन है उसकी अभिक्रिया किससे करानी है, एक्वस एल्कली। एक्वस माने जलीय विलयन लेना है, किसका लेना है, क्षार का, किसी क्षार का जलीय विलयन आपको लेना है। तो यहाँ पर हम अपने एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन NaOH से कराने जा रहे हैं, जो कि एक क्षार, एक बेस है, किसकी उपस्थिति में, वाटर की प्रेजेंस में, जल की उपस्थिति में। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन क्या ऐसा चाहिए, एक्वस। जहाँ पर भी एक्वा वर्ड आप देख लेंगे, एक्वस वर्ड, वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस अपने आप आ जाएगी। तो जब भी हम अपने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं वाटर की प्रेजेंस में, या फिर क्षारीय विलयन से कराते हैं, तो क्या बनता है, C2H5OH, यानी कि इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। रिएक्शन क्या हुई, यहाँ पर जो सोडियम था उसने Br के साथ रिएक्शन करके NaBr बना लिया, और OH ग्रुप जाकर के C2H5 से जुड़ जाता है। तो C2H5Br NaOH से रिएक्शन करके C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल एल्कोक्साइड। तो यहाँ पर मेटल होगा आपका, कोई धातु होगी, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन होगा आपका। तो मेटल एल्कोक्साइड को धात्विक एल्कोक्साइड भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा एथिल ब्रोमाइड किसी मेटल एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, ईथर का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर C2H5Br है, इसने NaOC2H5 से रिएक्शन करी, NaBr रिमूव हो गया, सोडियम ब्रोमाइड रिमूव हो गया, और क्या बन गया, C2H5OC2H5। और मैंने बताया हुआ है कि जब भी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको ईथर कहा जाता है। यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, C2H5 लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया डाएथाइल ईथर। ईथर इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद ड्राई Ag2O। कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ पर NaOC2H5 अगर ना लेते, उसकी जगह आप Ag2O लेते, सिल्वर ऑक्साइड लेते, तो उस कंडीशन में भी आप क्या बना सकते हैं, डाएथाइल ईथर का निर्माण कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड के कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल लेने पड़ेंगे। तो ये थी हमारी रिएक्शन विद मेटल एल्कोक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी विद साइनाइड। साइनाइड ग्रुप की पहचान होती है CN, ये आपका साइनाइड ग्रुप होता है CN-। तो अब हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं अपने एथिल ब्रोमाइड की किसी भी साइनाइड के साथ। तो यहाँ पर हमने सिल्वर और सोडियम साइनाइड लिए हुए हैं। तो जब हम अपने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सिल्वर साइनाइड से कराते हैं किसी अल्कोहल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, जो AgBr है वो रिमूव हो जाता है, और CN ग्रुप है वो एक इंटरचेंज करता है, एक उसमें परिवर्तन होता है, CN की जगह NC बन जाता है। यानी कि जो यहाँ पर कार्बन से सिल्वर जुड़ा हुआ था, अब ये नाइट्रोजन जो है वो जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाती है एथिल ग्रुप के, तो बन जाता है C2H5NC। और NC ग्रुप जो होता है वो होता है आइसोसाइनाइड। तो जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है वो एथिल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आप किससे कराते हैं रिएक्शन, C2H5Br की रिएक्शन सोडियम साइनाइड से कराते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो ऐसा कन्वर्जन नहीं होता है जो आपने सिल्वर साइनाइड के केस में देखा। वहाँ पर CN ग्रुप ही जा करके C2H5 से अटैच्ड हो जाता है, और C2H5Br एथिल ब्रोमाइड एथिल साइनाइड में कन्वर्ट होता है, एथिल साइनाइड में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया, जिसको हम हॉफमैन अमोनोलिसिस भी कहते हैं। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स एंड टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड। तो
तो यहाँ पर आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अमीन का जो मिश्रण प्राप्त होता है और लास्ट में आपको मिलता है एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। क्या करना है, एक एक करके हमें अपने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जो है वो अमोनिया से करानी है। तो जब सबसे पहले हम एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन 2 मोल अमोनिया से कराते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो हमें प्राइमरी अमीन यानी प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक अमीन प्राप्त हो गई और साथ में NH4Br यानी कि अमोनियम ब्रोमाइड मिल गया। देन इसके बाद हम ये जो प्राथमिक अमीन प्राप्त हुई इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराते हैं, एथिल ब्रोमाइड से कराते हैं। तो उस कंडीशन में हमें डाई एथिल अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन प्राप्त होती है, सेकेंडरी अमीन प्राप्त होती है और HBr जो है वो रिमूव हो जाता है। देन डाई एथिल अमीन की रिएक्शन जो आपको द्वितीयक अमीन मिली उसकी अभिक्रिया आपको किससे करानी है, एथिल ब्रोमाइड से करानी है। कंटिन्यूसली ये रिएक्शन होती रहती है। तो अब हमारा जो टर्शरी अमीन है, जो तृतीयक अमीन है, वो अभिक्रिया जब करता है एथिल ब्रोमाइड के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है ट्राई एथिल अमीन में। तो सेकेंडरी अमीन जो था, जो द्वितीयक अमीन है वो कन्वर्ट किस में हो गया, तृतीयक अमीन में। इसको क्लियर कर लीजिएगा कि प्राइमरी अमीन जो है वो एथिल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन में परिवर्तित हुआ था। अब द्वितीयक अमीन जो है वो फिर से आपके एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करके तृतीयक अमीन यानी कि टर्शरी अमीन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है और HBr रिमूव हो जा रहा है। फाइनली अब क्या होगा कि आपका ये जो टर्शरी अमीन है, जो तृतीयक अमीन है, वो जा करके आपके एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगा और फॉर्म करेगा टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका टर्शरी अमीन है। टर्शरी अमीन की पहचान क्या है, नाइट्रोजन से 3 एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और इसकी रिएक्शन फिर से हमने किससे करा दी, C2H5Br से। तो अब कुछ निकलता नहीं है, सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है जाकर और बन जाता है C2H5 होल 4 N प्लस Br-, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज, Br पर नेगेटिव चार्ज। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन की टेंडेंसी होती है, ब्रोमीन की क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की। तो ब्रोमीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर लिया, कहाँ से, नाइट्रोजन से, और ये N प्लस Br- आ गया। इसका नाम क्या पड़ गया, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइड और अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड। अब हम अपने इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम नाइट्राइड से या अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइड से कराने जा रहे हैं। अल्कोहलिक वर्ड का मतलब भी क्या होता है कि आपको, जैसे आपने पोटेशियम नाइट्राइड लिया तो आपको पोटेशियम नाइट्राइड का जो सॉल्यूशन है, पोटेशियम नाइट्राइड का विलयन आपको अल्कोहल के में बनाना पड़ेगा, यानी अल्कोहल में आपको घोलना पड़ेगा पोटेशियम नाइट्राइड को, या फिर अगर सिल्वर नाइट्राइड का विलयन बनाना है तो उसको भी आपको अल्कोहल में घोलना पड़ेगा। उससे आपको क्या करानी पड़ेगी, अभिक्रिया जब आप प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में ये रिएक्शन कराएंगे। बट यहाँ पर C2H5Br की रिएक्शन हमें करानी है AgNO2 से, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, Ag जो है वो यहाँ पर Br के साथ रिएक्ट करके AgBr बना लेता है और NO2 ग्रुप जाकर C2H5 से जुड़ जाता है। तो C2H5Br एथिल ब्रोमाइड नाइट्रोइथेन में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं पर जब आप ये रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं KNO2 के साथ, तो क्या होता है कि K जो है वो Br के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन जो NO2 ग्रुप है वो डायरेक्ट ना जुड़ करके ONO के फॉर्म में जुड़ता है और यहाँ पर C2H5ONO इथाइल नाइट्राइड का निर्माण करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। आपको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड का सॉल्यूशन लेना है। तो ये हमने एथिल ब्रोमाइड लिया और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, जो पोटेशियम है वो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेगा और SH ग्रुप जा करके जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने सुना होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहीं पर मैंने आपको बताया कि जब ऑक्सीजन को आप सल्फर से क्या कर दो, रिप्लेस कर दो, तो थायो ग्रुप आ जाता है। तो यहाँ पर C2H5Br में से जब Br हट गया तो SH जुड़ गया जा करके। अगर इसी में C2H5 के साथ OH जुड़ता तो उसका नाम क्या पड़ता, उसका नाम पड़ता इथाइल अल्कोहल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर OH ना जुड़ करके SH जुड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, इथाइल थायो अल्कोहल। याद रखिएगा, जब भी कभी OH में O की जगह S जुड़ जाए, SH जुड़ जाए, तो फिर वो हमारा थायो ग्रुप बन जाता है, उसका नाम भी क्या पड़ जाता है, थायो अल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम सल्फाइड गिव्स डाइथाइल थायो ईथर।
तो हमने क्या किया, जब 1 मोल लिया था तो हमारा सिर्फ इथाइल थायो अल्कोहल बना था। अगर आप हमारे इथाइल ब्रोमाइड के 2 मोल लेते हैं और अब अपनी रिएक्शन आप पोटेशियम सल्फाइड के साथ कराते हैं, पहले हमने कराई थी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ KSH के साथ, अब हम करा रहे हैं K2S के साथ, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, 2 यहाँ पर देखिए 2 मोल लिए तो 2 Br जो है 2 K2 के साथ 2 KBr बना लेंगे, और ये C2H5 के 2 मोल सल्फर के दोनों साइड जा कर के जुड़ जाते हैं, जिसका नाम पड़ जाता है डाएथाइल थायो ईथर। फिर वही बात आती है कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जुड़ते तो इसका नाम डाएथाइल ईथर पड़ता, लेकिन क्योंकि ये सल्फर के दोनों तरफ जुड़े हैं जाकर के कार्बन हमारे एथिल ग्रुप, इसीलिए इनका नाम डाएथाइल थायो ईथर पड़ा है। तो यहाँ पर थायो वर्ड जो है वो सल्फर के लिए यूज़ होता है। आज के लिए इतनी ही रिएक्शन। अब मैं इन्हीं रिएक्शंस को आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, कल हम इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। हिंदी में देख लीजिए, हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टाइप हमारी केमिकल रिएक्शंस का, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं का पहला प्रकार नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा जलीय क्षारक विलयनों के साथ अभिक्रिया। जलीय क्षारक क्या होंगे, यानी कि हमें क्षार का विलयन बनाना है जल में, तो NaOH और KOH ये हमारे 2 क्षार होते हैं, और इनका विलयन जल में बनाने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, यहाँ पर H2O की उपस्थिति दर्शानी पड़ेगी। तो जब हम अपने एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जल की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें इथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। सिंपली Na जो है, सोडियम जो है वो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम ब्रोमाइड बना लेता है, और जो OH ग्रुप है वो जाकर C2H5 से जुड़ जाता है और एथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। दूसरी अभिक्रिया है धातु एल्कोक्साइडों के साथ अभिक्रिया। धातु एल्कोक्साइड का फॉर्मूला आप इसके नाम से ही बना सकते हैं। धातु एल्कोक्साइड है तो धातु होनी चाहिए, कोई मेटल उपस्थित होगा, सोडियम पोटेशियम कोई भी। ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन उपस्थित होगी, और एल्क ग्रुप लगा हुआ है तो कोई एल्केन लगा होगा। तो धातु एल्कोक्साइड का जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है, NaOC2H5। Na धातु के लिए, O ऑक्साइड के लिए, C2H5 एल्केन के लिए। तो जब हम अपने एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसी धातु एल्कोक्साइड के साथ करते हैं तो डाएथाइल ईथर का निर्माण होता है। NaBr हट जाता है और C2H5 यहाँ पर OC2H5 के साथ जुड़ जाता है। ईथर की पहचान होती है कि इसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के दोनों तरफ एथिल ग्रुप लगे हैं, इसलिए इसका नाम डाएथिल ईथर पड़ गया। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाती है। तो ये एक आपकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है कि सेम अभिक्रिया, इसी अभिक्रिया में अगर आप मेटल एल्कोक्साइड की जगह, धातु एल्कोक्साइड की जगह आप सिल्वर ऑक्साइड लें, वो भी कैसा, शुष्क ड्राई Ag2O अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर 2 मोल लेने पड़ते हैं एथिल ब्रोमाइड के, तब भी हमारे डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, और 2 Ag जो है वो 2 Br के साथ 2 सिल्वर ब्रोमाइड बनाकर निकल जाते हैं। थर्ड रिएक्शन है अल्कोहल की उपस्थिति में साइनाइडों के साथ अभिक्रिया। अब हम क्या कराने जा रहे हैं, साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराने जा रहे हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति में, अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सबसे पहले हमने कराई सिल्वर साइनाइड के साथ, लेकिन ये सिल्वर साइनाइड कैसा लिया है, अल्कोहलिक। ये AlC जो है वो अल्कोहलिक वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। अल्कोहलिक लेने का मतलब है कि आपको अपने सिल्वर साइनाइड को पहले थोड़े से अल्कोहल में क्या करना पड़ेगा, घोलना पड़ेगा। यहाँ पर रिएक्शन क्या होती है, जब एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करता है तो AgBr जो है वो निकल जाता है, और Cn जो है वो Cn ना जुड़ करके Nc के रूप में C2H5 से जुड़ जाता है। तो जो आपका एथिल ब्रोमाइड है वो एथिल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है। जो Nc ग्रुप है वो आइसोसाइनाइड के लिए उपयोग होता है। यही अभिक्रिया अगर आप सिल्वर साइनाइड के साथ ना करा करके सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो आपका जो उत्पाद है वो बदल जाता है। देखिए कैसे, तो जब आपने अपने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ कराई तो यहाँ पर ये Cn ग्रुप सीधे जाकर के C2H5 से कनेक्ट हो जाता है और एथिल साइनाइड का निर्माण करता है। जबकि अभी आपने जब सिल्वर साइनाइड लिया था तो उस कंडीशन में जो साइनाइड ग्रुप था वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको देख लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया, जिसको हाफमैन एमोनोलिसिस भी कहते हैं।
इसमें क्या होता है कि आपके प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एथिल अमीनों के साथ टेट्रा एथिल अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। यहाँ पर आपकी जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, यानी लगातार चलती रहती है। क्या करना है, एथिल ब्रोमाइड लिया, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपने सबसे पहले 2 मोल अमोनिया के साथ कराई, तो 1 मोल अमोनिया जो है वो तो Br के साथ NH4Br बना लेती है, और 1 अमोनिया का ग्रुप जा करके इस एथिल ग्रुप में जुड़ जाता है, और प्राथमिक अमीन जिसका नाम है यहाँ पर एथिल अमीन, P जो है वो प्राथमिक के लिए है, 1 डिग्री इसको अमीन बोलते हैं, उनके साथ जुड़ जाता है। अब फिर हम इस एथिल अमीन, क्योंकि अब मिश्रण क्या हो गया, एथिल अमीन का प्राप्त हो गया, तो अब जब आप उसमें एथिल ब्रोमाइड मिलाएंगे अपनी टेस्ट ट्यूब में, परख नली में, तो ये एथिल ब्रोमाइड जा करके इस एथिल अमीन के साथ अभिक्रिया करता है, और जो एथिल अमीन है वो डाई एथिल अमीन में परिवर्तित हो जाती है। तो डाई एथिल अमीन को द्वितीयक अमीन भी कहा जाता है। तो द्वितीयक अमीन मिल गई। फिर ये जो द्वितीयक अमीन है ये जब एथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये डाई एथिल अमीन ये ट्राई एथिल अमीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि आपको टर्शरी अमीन प्राप्त होती है। देन इसके बाद जब हम अपनी टर्शरी अमीन, तृतीयक अमीन की अभिक्रिया फिर से एथिल ब्रोमाइड से करा देते हैं, तो लास्ट में हमें टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। तो आपको प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक व टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड का मिश्रण प्राप्त होगा। अभिक्रिया कहलाती है हॉफमैन एमोनोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी अल्कोहलीय KNO2 व अल्कोहलीय AgNO2 के साथ। जब हम अल्कोहलिक KNO2 लेते हैं और जब AgNO2 लेते हैं तो हमारे जो उत्पाद होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म होते हैं। इससे सबसे पहले हमने एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराई, तो सिल्वर जो है वो ब्रोमीन के साथ सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण करता है, और NO2 है वो जाकर के एथिल ग्रुप में जुड़कर नाइट्रो इथेन का निर्माण करता है। तो जब सिल्वर नाइट्राइड लेंगे तो आपका एथिल ब्रोमाइड नाइट्रो एथेन में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप पोटेशियम नाइट्राइड लेते हैं इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो जो आपका एथिल ब्रोमाइड है वो नाइट्रो में ना कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्राइड में, और जो NO2 ग्रुप है वो ONO के रूप में जाकर एथिल ग्रुप से जुड़ता है। तो C2H5Br C2H5ONO में कन्वर्ट हो जाता है और बन जाता है एथिल नाइट्राइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन है अल्कोहलीय पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लेना है, यानी कि पोटेशियम के लिए K आएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए SH आएगा, तो ये हो गया KSH। तो आपको अपने एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन KSH के साथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करानी है। वो भी कैसा होना चाहिए, अल्कोहलीय होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्कोहल की उपस्थिति होगी। तो जब हम एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराएंगे, मिश्रण को थोड़ा सा गर्म करेंगे, तो हमें एथिल मरकैप्टन की प्राप्ति होती है, या आप इसको थायो अल्कोहल भी कह सकते हैं। थायो अल्कोहल क्या होता है, प्राप्त होता है। थायो अल्कोहल और अल्कोहल में बस छोटा सा डिफरेंस होता है, अल्कोहल में OH ग्रुप लगता है और थायो अल्कोहल में SH ग्रुप लगता है, क्योंकि थायो वर्ड जो होता है वो सल्फर के लिए उपयोग होता है। इसी अभिक्रिया में अगर आप पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पोटेशियम सल्फाइड ले लें, K2S ले लें, तो उस कंडीशन में जो एथिल ब्रोमाइड है वो डाई एथिल थायो ईथर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 2 मोल एथिल ब्रोमाइड के लेने होते हैं, जिसमें जो ये 2 K2 हैं ये 2 Br के साथ 2 KBr बनाकर निकल जाते हैं, और ये 2 एथिल ग्रुप सल्फर के दोनों तरफ जाकर जुड़ जाते हैं। यहीं पर अगर ऑक्सीजन होता उसके दोनों तरफ ये C2H5 जुड़ते तो इनका नाम पड़ता डाई एथिल ईथर, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एथिल ग्रुप सल्फर के दोनों तरफ जुड़े हैं इसलिए इनका नाम पड़ गया डाई एथिल डायो ईथर। आई होप कि ये रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।